Good afternoon, everyone. Welcome to the Northeast PSC. So, in the last two lecture of previous year question paper, we've discussed so many questions. ठीक है? This would be our third series on geography previous year question paper for UPSC. ठीक है? इसमें भी हम 30 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स जो है डिस्कस करने वाले हैं. So, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? The first question says that consider the following statements and this question was asked in 2025. ठीक है. Statement number 1 says that the amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar region. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू अवर स्टेटमेंट? सी. Subtropical, statement number 2 I am reading. Subtropical and temperate areas, see, this is your earth, this is equator, that is 0 degree. From 0 degree till 23.5 degree north, right, and 23.5 degree south, this particular zone is known as equatorial zone. ठीक है. 23.5 to 35 degree north and 35 degree south, we say it what is subtropical zone. Subtropical zone. ठीक है. From 35 to 66.5 degree north and 66.5 degree south, we say it what? Temperate zone. Temperate zone. ऊपर भी एंड नीचे भी, northern hemisphere as well as in the southern hemisphere. And this is 90 degree, that means polar region. Polar region, we say it polar region. Okay. So in the tropical region, if you see, in the tropical region, हाई अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, बहुत ज़्यादा इंसोलेशन है. बहुत ज़्यादा इंसोलेशन है तो उतना ही ज़्यादा क्या है? इवेपोरेशन है. राइट. व्हेन इवेपोरेशन है दैट मीन्स एयर इज राइजिंग अप ओवर इक्वेटोरियल रीजन. यहाँ पे एयर क्या कर रहा है? राइज कर रहा है. तो डस्ट पार्टिकल्स के सबसे ज़्यादा होने के जो चांसेस है इन द कहाँ पे? इक्वेटोरियल रीजन में. राइट. एज यू गो फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू द हायर लैटिट्यूड, टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है. और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वेदर कैसा होगा? जो क्लाइमेट है दैट बिकम्स ड्रायर कंडीशन. कैसे? अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो विंटर सीजन में यू रिक्वायर मॉइस्चर. व्हाई यू रिक्वायर मॉइस्चर? क्योंकि मॉइस्चर नहीं है एटमॉस्फेयर में. ठीक है. इंसोलेशन नहीं है, हीट नहीं है. दैट इज वाई देयर इज अ एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो इसीलिए जो सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, जो स्टेटमेंट है दैट इज योर इनकरेक्ट वन. ठीक है. सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड, नो, मोर ड्राई विंड. ठीक है. Statement number 1 says that the amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial polar region. See why यहाँ पे ऐसा है? because if you see कि इक्वेटोरियल रीजन में जितना ही ज़्यादा इवेपोरेशन है, अब बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन मतलब उतना ही ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन, और उतना ही ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन दैट मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, हैवी रेनफॉल है इक्वेटोरियल रीजन में. और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? वो सेटल हो जाते हैं. ठीक है. इसीलिए रिसेंटली आप देखोगे कि दिल्ली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू द क्लाउड सीडिंग वाला activities. Why? Because Delhi का pollution is getting every day, I mean, worse and worse. क्यों?
तो जो आपका रेनफॉल है, ठीक है, द रेनफॉल क्या करेगा, जो पोल्यूशन है उसको खत्म कर देगा, ठीक है। सो दैट इज वाई योर स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है आपका क्या है, रॉन्ग है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। सो सर्च इट। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज not correct. C number option is the correct answer. Okay, so moving to the next question, which says that consider the following statement. क्या है, without the atmosphere temperature would be well below freezing point everywhere on the earth surface. करेक्ट है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ प्लैनेट के पास, दैट मीन्स व्हाट, कि जो इनकमिंग सोलार रेडिएशन है, ठीक है, एंड जो आउटगोइंग सोलार रेडिएशन है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर जो आपका लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, दैट गॉट कैप्चर्ड, ठीक है, बाय द एटमॉस्फेयर, एंड दैट इज व्हाई एटमॉस्फेयर जो है आपका क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज correct. Statement number 2 says that heat absorbed and trapped by the atmosphere maintaining our planet's average temperature. correct है। क्यों? क्योंकि जो heat absorbed and trapped by atmosphere maintain our, already told you कि जो long wave टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर वार्म होता है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। Atmosphere's gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing the and trapping radiation. Yes, so there are many greenhouse gases present in atmospheres, like carbon dioxide are there, methane, water vapor are there. So these gases, what they are doing, they are trapping the outgoing लॉन्ग वेव सोलार रेडिएशन, एंड दैट इज वाई एटमॉस्फेयर जो है क्या होता है, हमारा वार्म होता है, ठीक है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सर्च करो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सी, इफ you see the past year paper. Why I'm saying कि past year paper is very much important, because अगर आप UPSC के past year paper को देखोगे तो they have changed the way of asking questions. इससे पहले वो जो questions पूछता था, the questions was in the options के form में कि 1 and 2, 1 and 2 and 3 etc like that. But in recent days what they are doing, they are asking question in the statement form, ठीक है। So the questions which is in the statement form, आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए दैट शुड बी वेरी मच क्लियर, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू मार्क द राइट आंसर, ठीक है। सो दैट इज वाई खास करके जो इकोनॉमी है और आपका ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सब जो एरिया है जहाँ पे यू रिक्वायर द कॉन्सेप्चुअल का क्लैरिटी, राइट। सो क्या कहता है क्वेश्चन? स्टेटमेंट नंबर 1 सेज दैट थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर आर greater at equator as compared to poles, ठीक है। Statement number 2 says that at the equator heat is transported to great height by strong convectional current. सही बात है। अगर आप स्टेटमेंट नंबर 2 देखोगे कि एट इक्वेटर व्हाट हैपेंस, बिकॉज इक्वेटर वाला जो रीजन है, दिस रीजन remains under the influence of insolation throughout the year, and so that is why this region receives huge amount of insolation. अब बहुत ज़्यादा insolation है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा evaporation, and that is being transferred by किसके द्वारा, convectional current के द्वारा, ठीक है। and that is why the thickness of troposphere, suppose this is the first layer of the atmosphere, उसका जो thickness है that is more at this position than the this position. Why? Because the convectional current जो है that carry heat, ठीक है, up to the greater height. But if you see
द पोलार वाला रीजन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसोलेशन नहीं है, ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ऑल्सो ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 जो है दैट बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट नंबर 1. सो which one of the following is correct in respect of above statements? Both statement number 1 and statement number 2 are correct, and statement 2 जो है ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, स्टेटमेंट नंबर 1 का, ठीक है। ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट जो आपका हीट है दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट एट द इक्वेटर वाला रीजन, राइट। इसीलिए जो होता है आपका थिकनेस ट्रोपोस्फेयर का दैट इज ग्रेटर एट इक्वेटर, बट स्मॉलर एट द पोलर रीजन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says that with reference to the water vapor, which one of the following statements is or are correct? First क्या कह रहा है कि it is a gas the amount of which decreases with altitude. एकदम सही बात है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एज यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द हाइट इन द एटमॉस्फेयर, आपका जो वाटर वेपर है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है एल्टीट्यूड के हिसाब से वो क्या होता है, डिक्रीज करता है. सपोज दिस इज द अर्थ, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर में तो जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा. ठीक है. इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल. कैसे मैक्सिमम एट पोल होगा? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. वाई? बिकॉज इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा इंसोलेशन है. व्हेन इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा इंसोलेशन है तो इवेपोरेशन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? इवेपोरेशन विल हैपन इन द इक्वेटोरियल रीजन, नॉट इन द पोलर रीजन. सो दैट इज वाई द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज हायर और द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर विच इज हायर और मैक्सिमम एट द इक्वेटोरियल रीजन, नॉट एट द पोलर रीजन. सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट. ठीक है, तो कौन सा होगा? सेलेक्ट द आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो इज ओनली 1. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says that the vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees but extensive areas have no tree. ठीक है, जो सवाना ग्रासलैंड है वहाँ पे यू विल नॉट सी द फॉरेस्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन. वहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं एंड जो ट्रीज भी हैं दैट इज़ वेरी वेरी स्पार्स. बहुत दूर दूर में आपको ट्रीज मिलेंगे. ठीक है, नॉट वेरी डेंस फॉरेस्ट. सो the forest development in such area is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. Which of the following are such conditions? So in savanna region जो आपका फॉरेस्ट ग्रो नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, विच ऑफ द फैक्टर्स आर देयर टू keep the check of that particular forest in that region. So let's understand it. Burrowing animals and termites. ठीक है, मान लो कि अगर animals and termites जो burrow करते हैं soil को, तो they can change the structure of soil. ठीक है, they can change the structure of soil which is not very much related with the forest को forest से. ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका दैट इज इनकरेक्ट. आप इसमें देखो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन कोड बिलो. ठीक है, तो 1 तो आपका ऑप्शन नहीं होना है, तो ये एंड डी ये तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर नहीं है. ठीक है, दिस मतलब आप इस तरीके से एलिमिनेट भी करना सीख सकते हैं. नाउ ऑप्शन 2 क्या कह रहा है कि फायर रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट को चेक करने में. तो यस. कैसे? कि सपोज इफ देयर इज अ ग्रासेस और ग्रासेस में अगर देयर इज अ फायर, ठीक है, तो अगर फायर है तो आपको पता है कि जो ग्रासेस हैं वहां पे बहुत सारे सीडलिंग्स हैं. ठीक है, सीडलिंग्स मतलब सीड्स के जो इधर उधर हो रहे हैं वो, तो सीडलिंग्स. अगर ग्रासेस में अगर से फॉर एग्जाम्पल कि फायर हो जाता है, आग लग जाता है, तो व्हाट विल बी द रिपरकशंस? द इम्पैक्ट विल बी कि जितने भी सीडलिंग्स हैं दैट सीडलिंग्स
will be destroyed, that seedlings will be burnt. एंड जब सीडलिंग्स ही नहीं है तो फॉरेस्ट कैसे ग्रो करेगा, ठीक है. तो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर फैक्टर इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द फॉरेस्ट इन चेक. तो आप अगर इसमें देखोगे ऑप्शन नंबर बी तो 4 एंड 5 है, लेकिन 2 का होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो दैट इज वाई दिस ऑल्सो बिकम्स योर इनकरेक्ट. उसके बाद एक ही ऑप्शन बच जाता है 2, 3 एंड 4, और यही आपका क्या होगा आंसर. कैसे? ग्रेजिंग हर्बीवोरस, अगर वहां पे अगर देखोगे आप सवाना ग्रासलैंड में, तो देयर आर वेरी लार्ज एनिमल्स दैट फाउंड इन द दिस ग्रासलैंड लाइक जीब्रा, बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स आर देयर, ठीक है. सो दीज एलिफेंट्स, जीब्रा और जो भी आपका वहां पे हर्बीवोरस है, what they will do, they will eat the shoots of the plant. जो भी बेबी प्लांट्स हो भी रहे हैं तो उसको क्या करेगा, ये लोग खा लेंगे. और जैसे ही ये लोग उसको खाएंगे तो अगेन की फॉरेस्ट वहां पे ग्रो नहीं हो पाएगा. नंबर 4 आपका जो है सीजनल रेनफॉल. फॉरेस्ट को ग्रो होने के लिए, टू ग्रो द फॉरेस्ट यू रिक्वायर रेनफॉल, ठीक है. और यहां पे क्या है, सीजनल रेनफॉल है. सो दैट इज वाई 2, that is fire, grazing herbivores and seasonal rainfall are the factors which generally keep the forest in check in the savanna vegetation. Understanding? So C number, option C is your correct answer. Okay. Moving to the next question, which says that in the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into stratosphere. अब देखो, जो सीरस क्लाउड होता है ना, जो सीरस क्लाउड होता है, that actually traps the long wave terrestrial radiation, ठीक है. तो अगर मान लो ये सीरस क्लाउड क्या है, अगर बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, थिक है, तो इट विल ट्रैप द हीट, और व्हेन हीट विल बी ट्रैप्ड एटमॉस्फेयर क्या होगा, वार्म होगा, ठीक है. सो अगर साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू थिनिंग द सीरस क्लाउड, अब अगर आप जैसे ही सीरस क्लाउड को थिन करोगे, पतला करोगे, सो अर्लियर इट वाज ट्रैपिंग द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और जैसे ही सीरस क्लाउड क्या होगा, थिनिंग होगा, मतलब पतला होगा, तो इट विल अलाउ द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन टू पास आउट. और जब ये पास आउट होगा तो क्या होगा, जो आपका एटमॉस्फेयर, जो आपका ग्लोब, मतलब जो ग्लोब है, जो आपका अर्थ है, अर्लियर इट वाज वार्मर, राइट, बट जैसे ही ये आउट होगा, जैसे ये बाहर जाएगा, तो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग. सो नंबर डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर इसमें से. एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल्स, ठीक है, जो सल्फेट एरोसोल्स है, ठीक है, अगर आप देखोगे वोल्केनो, जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जो है सल्फर एटसेट्रा एटसेट्रा गॉट इमर्ज्ड. तो ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ volcano, huge amount of sulfate aerosols into stratosphere emits. जब ये emit होता है तो it block the sunlight. When sunlight got blocked, तो क्या है, सनलॉक ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा. तो इस तरीके से इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द आवर जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है. आर्टिफिशियल रेन से इसका कोई लेना देना नहीं है. रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, नो. रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलार विंड ऑन अर्थ, नो. सो cirrus cloud thinning technique and injection of sulfate aerosol into stratosphere is
is responsible for what? Reducing the global warming का impact or effect. Okay. Next question which says that with reference to the Indian Ocean Dipole, sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statements is or are correct? See, Indian Ocean Dipole is responsible as a responsible factor for Indian monsoon. Actually, it influence the Indian Ocean Dipole. जब हम इंडियन मानसून करेंगे, सी इंडियन मानसून का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, दैट इज वेरी वेरी टेक्निकल. बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो जब हम वो करेंगे तो वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज आईओडी एंड हाउ आईओडी इन्फ्लुएंस एक्चुअली द आपका जो इंडियन मानसून है उसको. ठीक है. So Indian ocean dipole phenomena is characterized by a difference in a sea surface temperature between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean. See, जो Indian ocean dipole है that is not the phenomena of Pacific Ocean. ठीक है, कहाँ का है? That is Indian ocean dipole is the phenomena of Indian ओशन. तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका क्या हो गया? रॉन्ग. एन आईओडी फेनोमिना कैन इन्फ्लुएंस एन एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून. यस, दिस इज ट्रू. अब हाउ दिस इज ट्रू, इसको समझाने के लिए आई हैव टू आपको पूरा का पूरा इंडियन मॉनसून समझाना पड़ेगा. एल नीनो लानीना का जो है कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, एवरीथिंग. तब जाकर के आपको पता चलेगा कि हाउ इंडियन ओशन डाइपोल फेनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एंड एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून. ठीक है. तो नंबर बी जो है आपका दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. Moving to the next question which says that the winds which blow between 30 degrees north and 60 degrees south latitude throughout the year are known as westerly. No. कैसे? Suppose this is the earth, this is equator 0 degree and 30 डिग्री नॉर्थ की बात करी जा रही है. दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ एंड बात करी जा रही है 60 डिग्री साउथ. 60 डिग्री साउथ. ठीक है. कह रहा है कि द विंड विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में जो भी विंड है उसको क्या वेस्टर्ली कहते हैं? नो, नो, नॉट एट ऑल. 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में नॉर्थ साउथ में यू हैव ट्रेड विंड. ठीक है. उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बाद जो है इसके बाद आपका वेस्टर्ली है. ठीक है. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉजेज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन of India are part of westerlies. Yes, this statement is true. The moist air masses that causes winter rain in northwestern part of India. अगर देखोगे आप कि दिल्ली में जो विंटर में रेन होता है दैट इज वाई, दैट इज ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्ली. ठीक है. सो नंबर 2 ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट is option number B, that is only 2. Option A is incorrect. ठीक है. Moving to the next question which reads the seasonal reversal of winds is the typical characteristic of equatorial climate, Mediterranean climate, monsoon climate, all of the above climate. So आपका जो seasonal reversal होता है राइट 180 डिग्री का रिवर्सल होता है विंड का, इसी को हम कहते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. एंड ये जो है कैरेक्टरिस्टिक किसका है? मॉनसून क्लाइमेट का. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स यस्टिक ऑफ इक्विटोरियल फॉरेस्ट. इक्विटोरियल फॉरेस्ट की बात हो रही है. ठीक है. जब भी इक्विटोरियल फॉरेस्ट की बात हो आपको बस एक चीज दिमाग में रखना है कि थ्रू आउट द ईयर equatorial region experiences huge amount of insolation. Huge amount of insolation is responsible for huge amount of evaporation and huge amount of evaporation is responsible for very very heavy rainfall in इक्विटोरियल रीजन. यहाँ पे देखो फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए देयर आर 2 सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्स. पहला क्या है? पहला है टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज थ्रू आउट द ईयर इन द इक्विटोरियल रीजन बहुत अच्छा है. ठीक है. टेम्परेचर. और दूसरा चाहिए आपको रेनफॉल, मॉइस्चर.
ठीक है, और वो भी है यहाँ पे। सो दैट इज वाई यहाँ का जो फॉरेस्ट होगा वो कैसा होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूअस कैनोपी। यस, बहुत ही लंबे लंबे पेड़ होंगे। ठीक है, को एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, राइट, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन सेज दैट प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपीफाइट्स। यस, एपीफाइट्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे। वो जो आप लत्तर वाले प्लांट देखते हो, ठीक है, जो एकदम सीधा नहीं हो सकता है, जो क्रीपर्स है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ऑल्दो आई हैव टू आई हैव टू गिव यू द कॉन्सेप्ट इसका, सो दैट यू कैन ऑटोमेटिकली किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी फोकसेस ऑन दीज रीजन मल्टीपल टाइम्स। अगर आप पास्ट ईयर पेपर देखोगे तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल वाले रीजन से बहुत सारे क्वेश्चंस पे जो है यूपीएससी ने फोकस किया है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्या है, 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ड्यूरिंग द thunderstorm, the thunder in the skies is produced by the what, meeting of the cumulonimbus clouds in the sky. ठीक है, lightning that separates the nimbus cloud, violent upward movement of air and water particles. So none is true. क्यों? क्योंकि जो थंडर स्टॉर्म में जो थंडर है, जो साउंड आपको सुनाई देता है, दैट इज नॉट ड्यू टू मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, दैट इज नॉट ड्यू टू लाइटनिंग दैट सेपरेट द निम्बस क्लाउड, दैट इज नॉट ड्यू टू ओनली वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, होना क्या चाहिए, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स। ठीक है, दोनों होना चाहिए, अपवर्ड मूवमेंट एज वेल एज द डाउनवर्ड मूवमेंट। यहां पे इसने सिर्फ क्या मेंशन किया है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स। सो दिस स्टेटमेंट एंड 1, 2 एंड 3 ऑल आर रॉन्ग। सो नन ऑफ द अबव प्रोड्यूसेस द थंडर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच रीड्स, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज। नॉर्मली क्या हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्यों? जैसे ये क्या है आपका, दिस इज अर्थ। ठीक है, जैसे जैसे हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर हाइट बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, या फिर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। अब अगर आप देखोगे स्टेटमेंट नंबर 1 विच सेज दैट कि द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब जैसे कि ये आप अर्थ का पहला लेयर, एटमॉस्फेयर का पहला लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर, उसके बाद तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, एंड मिलियंस ऑफ लेयर आर देयर ऑफ जो पार्टिकल्स है एयर के उसके। ठीक है, तो जैसे एक लेयर क्या हुआ, गर्म हुआ, अब एक लेयर क्या करेगा, दूसरे लेयर को गर्म करेगा, दूसरा लेयर क्या करेगा, तीसरे लेयर को गर्म करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस तरीके से जाते होते आपका एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ेगी तो डेंसिटी जो है वो क्या होता है, घटता है। किस चीज़ का डेंसिटी, जो गैसेस हैं, जो वाटर वेपर्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इन द एटमॉस्फेयर, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जैसे जैसे लेयर में जो कमी आएगी तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, घटता जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इट? सो द एटमॉस्फेयर कैन हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ के सरफेस, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर आपका जो है वार्म हो रहा है। ठीक है, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। नो, जो मॉइस्चर है दैट इज नॉट मच इन द अपर एटमॉस्फेयर बट इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है, लोअर एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर का जो कंटेंट है दैट इज हायर। द एयर इज लेस डेंस इन द
अपर एटमॉस्फेयर, यस। जो डेंसिटी है एयर का वो क्या है अपर एटमॉस्फेयर में, दैट इज हाई, दैट इज ग्रेटर। तो इसीलिए अगर आप सॉरी द डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है एयर का, कम हो रहा है ना, मतलब लेस हो रहा है। तो दैट इज वाई द स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट, 1 इज ऑल्सो करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। क्या है 1 एंड 3, 1 एंड 3, सी ऑप्शन जो है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says that which one of the following is the characteristics of climate of the tropical savanna region। ठीक है, ट्रॉपिकल सवाना रीजन की बात करी जा रही है। अब देखो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, नो, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर जो है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटोरियल वाला रीजन। ठीक है, नॉट द सवाना रीजन। रेनफॉल इन विंटर ओनली, रेनफॉल इन विंटर ओनली अगर आप देखोगे तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है वहाँ पे विंटर रेनफॉल है, और जितने भी क्लाइमेट्स हैं इन द वर्ल्ड चाहे, ठीक है, वहाँ पे मतलब समर में रेनफॉल है, लेकिन मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज अ यूनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, और वहाँ पे विंटर में क्या है rainfall. So this will also not be your answer. An extremely short dry season, no, अगर extremely short dry season होता मतलब क्या कि rainfall बहुत ज़्यादा होता, तो ऐसा भी नहीं है। A definite dry and a wet season, yes, a definite dry season भी है और wet season भी है। So option number D is what? D is your correct answer. ठीक है, next question which says that La Nina is suspected to have caused recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? El Nino is what? El Nino is warm surface water, warm surface water of Central Pacific या फिर Eastern Pacific। ठीक है, तो एल नीनो जो है आपका क्या है, वार्म सरफेस वाटर ऑफ सेंट्रल पैसिफिक या ईस्टर्न पैसिफिक, और ला नीना क्या है, कोल्ड वाटर। ठीक है, सो ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर। ला नीना कोल्ड ओशन टेम्परेचर तो है, सही है, इन द इक्विटोरियल इंडियन ओशन, नो, नॉट इन द इंडियन ओशन बट इन द Pacific Ocean. This is El Nino, La Nina is the phenomena of Pacific Ocean, not in the Indian Ocean. So इसलिए आपका स्टेटमेंट नंबर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मॉनसून ऑफ इंडिया, but La Nina has no effect on monsoon of India. This statement is sorry, so this statement is also correct because La Nina has much greater impact on monsoon climate of India. When there is a La Nina year, India will experience what? Heavy rainfall, flood or flood like situation in kahan pe, in India. So statement number 2 is also wrong, which says that कि La Nina का जो है कोई impact नहीं है इंडियन मॉनसून पे। ठीक है, सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, नीदर 1 नॉर 2, कोई भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट्स वेस्टर्ली इज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, फिर देखते हैं, वेस्टर्ली की बात की जा रही है सदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे। ठीक है, आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट दैन इन नदर्न हेमिस्फेयर, ये बात सही है, लेकिन ऐसा क्यों है? बिकॉज सदर्न हेमिस्फेयर हैज लेस लैंड मास एज कंपेयर टू नदर्न हेमिस्फेयर। यस, सदर्न हेमिस्फेयर में जो लैंड मास है दैट इज अप टू 55-56 डिग्री लैटिट्यूड, उसके बाद आपको लैंड मास ही नहीं दिखेगा, और लैंड मास नहीं है इसका मतलब क्या कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है, तो विंड का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए आप देखोगे रोरिंग 40s, स्ट्रेकिंग 60s, फ्यूरियस 50s, दीज आर द वेस्टर्ली विंड इन द
कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फेयर। उसके बाद कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फेयर एज कंपेयर टू द नदर्न हेमिस्फेयर। नो, कोरियोलिस फोर्स ऐसा नहीं है कि सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा है और नदर्न हेमिस्फेयर में कम है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट? क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली इज करेक्ट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज दैट अ लेयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कॉल्ड आइनोस्फेयर फैसिलिटीज रेडियो कम्युनिकेशन। वाई? अगर आप देखोगे कि आइनोस्फेयर में ही जितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं दे आर प्लेस्ड। वाई? क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस। अब जब बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस, वहां से जो रेडियो वेव्स होते हैं रिफ्लेक्ट होते हैं बैक टू द कहाँ पे? अर्थ। और हम इस चीज को यूज करते हैं एज अ कम्युनिकेशन। जो सैटेलाइट्स फोन होता है, आप जो रेडियो सुनते हो, जो टीवी देखते हो, दैट इज वो कैसे हो रहा है? दैट इज the satellites which is present in the ionosphere. So presence of ozone causes reflection of radio waves to earth. No, ओजोन तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में है, आइनोस्फेयर में है ही नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ओजोन का कोई मतलब ही नहीं है। रेडियो वेव हैज अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। नो। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? दैट इज आपका नीदर 1 nor 2 is the correct answer, ठीक है। Okay, moving to the next question. Just a second. Yes, the jet aircraft fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? आप जब भी देखोगे जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं वो कहाँ पे है? दैट इज इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। अब लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों? क्योंकि ऑल द वेदर रिलेटेड फेनोमेना, चाहे वो साइक्लोन्स हो, चाहे वो थंडरस्टॉर्म हो, चाहे वो रेनफॉल हो, दैट ऑल द वेदर रिलेटेड फेनोमेना दैट ऑकर इन द ट्रोपोस्फेयर। कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर। और जब यहाँ पे ऑल द stable all the weather related phenomena are there, that means unstable condition, ठीक है। कैसा कंडीशन है? अनस्टेबल कंडीशन। और जब अनस्टेबल कंडीशन है और इस कंडीशन में अगर आप जेट एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हो तो देयर वुड बी टर्बुलेंस, बहुत ज़्यादा झटका लगेगा, टर्बुलेंस लगेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई पायलट ऑलवेज स्किप ट्रोपोस्फेयर एंड कहाँ पे वो है? इन द स्ट्रेटोस्फेयर, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे क्या है कि कोई भी क्लाउड नहीं है, ठीक है। क्लाउड नहीं है, वाटर वेपर नहीं है, कोई भी जो वेदर रिलेटेड फेनोमिना है दैट इज नॉट देयर। सो देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। यस, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर। बायोडाइवर्सिटी क्या है? नॉर्मली ग्रेटर है इन द लोअर लैटिट्यूड्स एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड्स, ठीक है। लोअर लैटिट्यूड अगर यहाँ पे देखोगे दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। यस, जो लोअर लैटिट्यूड है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इज मच ग्रेटर, मच हायर दैन द हायर लैटिट्यूड्स। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स biodiversity is normally greater in the lower altitude as compared to the higher altitude. Suppose this is the Himalaya, ठीक है। तो हिमालय, the foothills of Himalaya experiences what? heavy rainfall। और जब जहाँ पे भी heavy rainfall है, जहाँ पे भी टेम्परेचर अच्छा खासा है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ का जो आप देखोगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है दैट वुड बी मच ग्रेटर, जहाँ पे बारिश नहीं है, ठीक है।
अगर आप हायर हिमालय में जाओगे तो यू विल सी ओनली बेयर रॉक्स आर देयर, ठीक है। उसके बाद स्नोज आर देयर, नॉट द वेजिटेशन, नॉट द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स, जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर एल्टीट्यूड। वही मतलब ये बात करी जा रही है फुट हिल्स ऑफ द हिमालय की या फिर फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स की, ठीक है, एज कंपेयर टू द हायर ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो वहां पे बारिश नहीं है, ठीक है। दैट इज वाई यू विल सी कि क्या जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज लेस एट द हायर ऑल्टीट्यूड, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट. So which of the statement given above is are the correct? That is option number C, that is 1 and 2 both. Now what causes wind to deflect toward left in the southern hemisphere? ठीक है, टेम्परेचर है वो, मैग्नेटिक फील्ड है वो, रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो, या फिर प्रेशर है? सी, टेम्परेचर की वजह से जो है, टेम्परेचर की वजह से जो विंड है, विंड का फॉर्मेशन होता है। मतलब हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा, ठीक है, लो प्रेशर। टेम्परेचर अगर कम है तो हाई प्रेशर। और आपको पता है कि जो विंड का डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का वैसे भी विंड पे कोई खास असर नहीं देखने को मिलता है। यस, रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो डिफ्लेक्शन है, ये जो क्वेश्चन है आपका डिफ्लेक्शन के बारे में, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्यों? आपको पता है कि अर्थ का जो रोटेशन है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। व्हेन अर्थ रोटेट्स फ्रॉम अर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट, उसके बाद आप देखोगे कि इट जनरेट्स कोरियोलिस फोर्स, इट जनरेट्स कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? इट डिफ्लेक्ट्स द विंड इन द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है? आपका विंड का डिफ्लेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज दैट कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑकर along the western margin of continents within the trade wind belt. Yes, this is true. Or in India, East Himalayan region gets high rainfall from northeast wind. No. जो ईस्टर्न हिमालय है, स्पेशली द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जो मेघालय, अरुणाचल, आसाम, ये वाला जो रीजन है, सिक्किम, ये जो यहाँ पे जो बारिश होती है दैट इज नॉट ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट विंड बट ड्यू टू साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। अब देखो, जो जितने भी वर्ल्ड के डेजर्ट हैं, ठीक है, द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स दैट ऑकर अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन्स। क्यों? अगर आप देखोगे कि सपोज दिस इज अ कॉन्टिनेंट, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यू हैव ओशन, इधर भी आपका क्या है? ओशन। लेकिन अगर आप विंड के पैटर्न को देखोगे तो जो ट्रेड विंड है यहाँ पे क्या है? ऑनशोर है, ठीक है। ट्रेड विंड ऑनशोर है मतलब क्या? कि ये विंड जो है आपका ओशन सरफेस से लैंड के ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अगर ओशन सरफेस से लैंड के ऊपर जा रहा है दैट मीन्स दिस विंड कैरीज वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, एंड इट विल रिलीज द मॉइस्चर ओवर एयर। इसीलिए आप यहां पे देखोगे कि क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद जैसे जैसे दिस विंड विल एडवांस फर्दर, उसके पास का जो मॉइस्चर कंटेंट है दैट मॉइस्चर कंटेंट विल रिड्यूस। उसके बाद जो यहाँ पे वेजिटेशन होगा दैट विल नॉट द फॉरेस्ट बट ग्रास लैंड। और देखा आपने सवाना के केस में, ये इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगेन
अगर यहाँ से जो भी मॉइस्चर जो भी विंड इज एडवांसिंग फर्दर, तो अब उस विंड के पास मॉइस्चर इज नो, मतलब उसके पास नो मॉइस्चर इज लेफ्ट, और जब मॉइस्चर ही नहीं है तो इधर क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और अगर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे जो वेस्टर्न मार्जिन है तो यहाँ पे क्या होगा, बारिश ही नहीं होगी, और अगर वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे बारिश नहीं होगी तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या है, डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब वेयर नथिंग कैन ग्रो। नॉट ओनली दिस trade wind is responsible for desert on the western margin of the continent, but other cases are also there, other conditions like washed, this particular coast region is washed out by cold current, ठीक है, कोल्ड करंट, अब उसके पास अगेन मॉइस्चर नहीं है तो नो रेनफॉल। नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर रीजन जो है लाइज बिटवीन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास क्या होता है, एयर इज सिंकिंग। व्हेन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास एयर इज सिंकिंग, दैट मीन्स व्हाट, कि मॉइस्चर अगेन नहीं है, और अगर मॉइस्चर नहीं है तो फिर से वही सेम कहानी की बारिश नहीं है। तो दैट इज वाई विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ईदर ऑफ द टू बेल्ट्स ओवर द ओशन एट अबाउट 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। यस, आपको देखो जो 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, एंड 30 टू 35 डिग्री साउथ, इस दोनों के बीच में जो है, इस दोनों के बीच का रीजन बहुत ही काम कंडीशन है और इट इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। अब इसकी कहानी है कि वाई दिस रीजन इज नोन एज लैटिट्यूड। हम जब भी कभी करेंगे ये तो हम कहानी भी करेंगे कि वाई दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। और ये जो रीजन है इक्विटोरियल वाला 0 डिग्री 5 नॉर्थ, 0 डिग्री 5 साउथ, दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज डोल ड्रम। यहाँ पे भी काम कंडीशन है, खाली डब्बा कुछ भी नहीं है, दिस इज नोन एज डोल ड्रम, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज हॉर्स लैटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट। नो, हॉर्स लैटिट्यूड्स आर नॉट द लो प्रेशर बेल्ट, रादर इट इज हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट है। तो द स्टेटमेंट नंबर इज 2 इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा ऑप्शन ओनली 1, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट जो है ये आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, 23 नंबर। विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सी, ये क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू साइक्लोन्स के विंड पैटर्न की बात करी जा रही है कि जो साइक्लोन्स के जो विंड होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर साइक्लोन्स है तो उसका जो विंड का पैटर्न है कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा। तो मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, NAC। ऑल्दो इसके विंड को के जो पैटर्न को पढ़ने के लिए अगेन यू हैव टू समझना पड़ेगा आपको इसका बेसिक्स। तो NAC, आप अगर NAC याद रखते हो तो आपको साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स के डायरेक्शन को पता करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है साइक्लोन्स का जो विंड का डायरेक्शन होता है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, NAC, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज। तो सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये साइक्लोन्स की बात हो रही है, अगर एंटी साइक्लोन्स के बारे में पूछे आपसे, एंटी साइक्लोन के बारे में पूछे तो क्या बोलोगे, NAC, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज हो जाएगा क्योंकि एंटी साइक्लोन्स है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक ये जो है निमोनिक्स NAC याद रखने से जितने भी साइक्लोन्स के विंड के पैटर्न्स हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, सदर्न हेमिस्फीयर में हो, साइक्लोन्स के हो, एंटी साइक्लोन्स के हो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो wind patterns are clockwise in the northern hemisphere.
नो, विंड पैटर्न्स आर नॉट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है इन नदर्न हेमिस्फेयर। तो ऐसे ही क्या हुआ, ये assertion आपका इनकरेक्ट हो गया। So the direction of wind pattern in the northern and the southern hemisphere are governed by Coriolis force. Yes, Coriolis force is the responsible factor for which the movement of the or the direction of the wind के patterns. So statement reason is correct but assertion are incorrect. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर R is true, that is आपका reason is true but assertion is false. Option number D is the correct answer. ठीक है, next question is consider the following information. इसमें आपका एक waterfall दिया है, दूसरे जो कॉलम्स है उसमें रीजन के बारे में है और ये किस रिवर पे वाटरफॉल है। ठीक है, लेट्स सी दैट। धुआंधार फॉल्स जो है आपका कहाँ पे है? मालवा रीजन में। ठीक है, नो, धुआंधार फॉल्स जो है ये मालवा रीजन में नहीं है। ऑल्दो धुआंधार फॉल्स इज ऑन द नर्मदा रिवर, बट ये जो है आपका भेड़ाघाट, भेड़ाघाट जबलपुर में एक जगह है फेमस फॉर मार्बल। ठीक है, तो धुआंधार फॉल्स जो है आपका नर्मदा रिवर पे तो है लेकिन मालवा रीजन में नहीं है। कहाँ पे है? भेड़ाघाट जो जबलपुर में है। तो स्टेटमेंट ये जो आपका 1 है ये इनकरेक्ट। ठीक है, हुंड्रू वाटरफॉल्स जो है वो छोटा नागपुर रीजन में है। यस। सुवर्ण रेखा रिवर पे है। यस। सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। उसके बाद वाटरफॉल जो है आपका गरसोप्पा, गरसोप्पा को हम जोग भी कहते हैं, जोग या गरसोप्पा, दैट इज इन द वेस्टर्न घाट। यस, रीजन तो वेस्टर्न घाट है बट ऑन द नेत्रावती रिवर, नो, नॉट ऑन द नेत्रावती रिवर बट शरावती रिवर, शरावती रिवर। ओके, सो ओनली, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ओनली जो है इसमें से 1 इज करेक्ट। क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रो इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड? सिर्फ और सिर्फ एक में। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। यस, झेलम रिवर जो है दैट डायरेक्टली फीड द वुलर लेक। वुलर लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे है? वुलर लेक इन श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। नो, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड नहीं करता है कोलेरू लेक को, बिकॉज कोलेरू लेक जो है दैट इज एट द डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा और गोदावरी के का जो डेल्टा रीजन है उधर कहीं पे है। ठीक है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कावर लेक। सी, मियांड्रिंग, कावर लेक इज अ काइंड ऑफ, इज अ टाइप ऑफ ऑक्सबो लेक। ठीक है, जो कि मियांड्रिंग से बनता है, लेकिन दैट इज नॉट ड्यू टू मियांड्रिंग ऑफ रिवर गंडक बट ड्यू टू बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक। सो स्टेटमेंट आपका जो ये तीसरा है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक साइड में आपका वेटलैंड्स दिया हुआ है और वेटलैंड्स के जो लोकेशंस हैं, लेक का जो लोकेशंस है दैट हैज गिवन। ठीक है, सो इसमें पहला पेयर जो है आपका होकेरा वेटलैंड कहाँ पे है? पंजाब में। नो, होकेरा वेटलैंड जो है पंजाब में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर, ये श्रीनगर में है। ठीक है, रेणुका वेटलैंड इज इन हिमाचल प्रदेश। यस, रेणुका वेटलैंड जो है दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। रुद्रसागर, रुद्रसागर लेक इज इन त्रिपुरा। यस, रुद्रसागर लेक इज इन त्रिपुरा। और जो शास्टा कोट्टा लेक है, सास्टम कोट्टा लेक है दैट इज नॉट इन तमिलनाडु, इट इज इन Kerala. So how many statements above, how many pairs above are correctly matched? Only 2, Renuka and Rudrasagar. So only 1, no 2. Number जो आपका ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट। ठीक है, ओनली 2 पेयर्स आर
करेक्ट। नेक्स्ट जो है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक में आपका रिजर्वायर दिया हुआ है, दूसरा में आपका स्टेट्स दिया हुआ है। पहला है घाट प्रवाह, जो रिजर्वायर है दैट इज इन तेलंगाना, नो दैट इज नॉट इन तेलंगाना, इन कहाँ पे है, कर्नाटका, ठीक है। गांधी सागर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, यस। इंदिरा सागर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, नो। इंदिरा सागर इज ऑल्सो इन एमपी, मध्य प्रदेश। और माइथन रिजर्वायर इज नॉट इन छत्तीसगढ़ बट इट इज इन झारखंड, ठीक है, इट इज इन झारखंड। सो हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर नॉट करेक्टली मैच, यहां पे पूछा क्या जा रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कितने हैं, ये एंड ये 3, ओनली 3 पेयर्स जो है दैट डू नॉट मैच, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडिया, डिडवाना, उसके बाद है कुचामन या फिर सारगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ ग्लेशियर, मैंग्रोव्स एरिया, रामसार एरिया या सलाइन लेक। सी, आपको अगर ये सब कुछ नहीं भी पता है, कुचामन, सारगोल, खाटू शाम से भी आप ये देख सकते हो, लेकिन डिडवाना तो सबको पता होगा। डिडवाना इज इन राजस्थान, दैट इज अ सलाइन लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक साइड में आपका ग्लेशियर है, दूसरे साइड में जो है रिवर्स है, ठीक है, कि यमुना रिवर बंदरपूछ ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है, यस, रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम बंदरपूछ ग्लेशियर। उसके बाद है ग्लेशियर का नाम है बाराशिगरी, वहां से चेनाब रिवर इज ओरिजिनेट्स, यस, बाराशिगरी से चेनाब रिवर ओरिजिनेट्स। रिवर मिलाम से मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट्स, नो, यहां से मंदाकिनी रिवर नहीं ओरिजिनेट होता है, यहां से रिवर गोरी गंगा, ठीक है, गोरी गंगा ओरिजिनेट्स कहां से, रिवर ग्लेशियर मिलाम से। रिवर मंदाकिनी का जो सोर्स है दैट इज चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर, ठीक है, दैट इज इन उत्तराखंड केदारनाथ वाला रीजन में। और यहीं पे जो है 2013 में जो केदारनाथ का जो डिजास्टर आया था दैट इज ड्यू टू चोराबारी ग्लेशियर, ठीक है, वहां से मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट्स। सियाचिन ग्लेशियर फीड्स द नुब्रा रिवर, यस दिस इज ट्रू। झेमू जो रिवर है दैट इज द सोर्स ऑफ मानस, नो दैट इज नॉट द सोर्स ऑफ मानस, रादर द सोर्स ऑफ किसका, जो झेमू ग्लेशियर है यहां से आपका जो रिवर तीस्ता है दैट ओरिजिनेट्स, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द पेयर्स अबव करेक्टली मैच्ड, कौन कौन सा है, 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता, consider the following statements. The source of river Teesta is the same as that of Brahmaputra, but it flow through Sikkim. River Teesta flow through Sikkim, ये तो सही बात है. The source of river Teesta is not the same as the river Brahmaputra. तीस्ता का जो सोर्स है दैट इज झेमू ग्लेशियर, ठीक है, झेमू ग्लेशियर इन सिक्किम. बट रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर इन छेमा युंगदुंग ग्लेशियर, ठीक है. मे बी आई एम रॉन्ग एट प्रोनाउंसिएटिंग, बट यही है कि छेमा युंगदुंग ग्लेशियर जो है दैट इज नियर बाय द मानसरोवर लेक, जहाँ से रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स. और यहीं से जहाँ से रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स, यहीं से सतलज रिवर भी ओरिजिनेट्स होती है, यहीं से रिवर इंडस भी ओरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर रीजन. ऑल्दो ग्लेशियर जो है डिफरेंट है, बट मानसरोवर के रीजन से ही, ठीक है. तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट. रिवर रंगीत
originates in Sikkim and it is a tributary of river Teesta. Yes, river Rangit जो है that originates in Sikkim and it is a tributary of river Teesta. ये सही है. River Teesta flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. No, not on the border of इंडिया एंड बांग्लादेश. रिवर तीस्ता जो है सबसे पहले इट ज्वाइंस द रिवर जमुना. रिवर जमुना इज नथिंग बट द नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश. ठीक है, रिवर जमुना किसको कहते हैं? रिवर ब्रह्मपुत्रा को. कहाँ पे? इन बांग्लादेश रीजन. और रिवर मेघना ये कोई और रिवर नहीं, ये दिस इज द नेम ऑफ रिवर गंगा. कहाँ पे? इन बांग्लादेश. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ठीक है, तो इसमें से क्या सही है? ओनली 2. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वुड बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, सो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगले सीरीज में हम और भी इसी तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. टिल देन, थैंक यू.